welcome to my YouTube channel. In class 12 accountancy, I am going to start a new chapter, that is financial statement of a company. I have divided this chapter into two parts. In part 1, I will discuss company balance sheet, and in part 2, I will discuss statement of profit and loss. So let's start. What is financial statement? We have already learned in class 11. A financial statement is a statement which provides the position and performance of a organization or a company. Financial statement are the end product. Financial statement are the end product of a accounting process which reveal the financial result. accounting प्रोसेस का सबसे एंड रिजल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें रिवील करता है फाइनेंशियल रिजल्ट को ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट को रिवील करता है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, और एक पर्टिकुलर डेट का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश बाय कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग. कौन प्रिपेयर करता है और कौन पब्लिश करता है? कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग इसको प्रिपेयर करते हैं और पब्लिश करते हैं. द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर. किस लिए बनाते हैं? बहुत सारे स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए बनाते हैं. दिस स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन required for a decision making by a management as well as other outsider who were interested in the affair of the undertaking. इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी लोग इससे कनेक्टेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह के होते हैं, एक तो बैलेंस शीट्स और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो इंटरनल नीड्स of management like planning, decision making and controlling. Apart from this, there is also needs to know about movement of fund and change in the financial position of a company. For this purpose, a statement of change in financial position of a company or cash flow statement is prepared. तो दो तो है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. तो ये दो चीज़ बनाया जाता है. इसके अलावा कैश फ्लो भी बनाया जाता है, यह जानने के लिए कि कैश का पोजीशन कैसा है. एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. जो भी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है या पिछले एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, वे shall prepare its balance sheet, statement of profit and loss, notes to accounts thereto, in accordance with the manner prescribed in the revised Schedule 3 of Company Act 2013. To harmonize, to disclose requirement with the accounting standard and to coverage with new reforms. तो हर कंपनी को, चाहे वो 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड हो, चाहे 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हो, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी. बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है. डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने के लिए. इसको बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? रिपोर्ट ऑन स्टुअर्डशिप फंक्शन. कंपनी में क्या चल रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट देता है. बेसिक फॉर फिस्कल पॉलिसी. टैक्स के लिए टैक्स कैलकुलेशन का एक बेस बनाता है. बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट. बैंक लोन देता है तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देता है. बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. जो आगे इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो आपके बैलेंस शीट और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके इन्वेस्ट करेगा. गाइड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड. ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको भी ये गाइड करता है. एड्स ट्रेड एसोसिएशन इन हेल्पिंग देयर मेंबर्स. ट्रेड एसोसिएशन को उसके मेंबर के द्वारा हेल्प करने में गाइड करता है. हेल्प स्टॉक एक्सचेंज को भी हेल्प करता है किसी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए. लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशन है.
डू नॉट रिफ्लेक्ट करेंट सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल होता है तो एक करेंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एसेट्स में नॉट रियलाइज, एसेट्स का वैल्यू भले कितना भी मार्केट प्राइस पे बढ़ जाए लेकिन वो रियलाइज नहीं हो पाता है। बायस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कंपनी की तरफ से सोचता है, यूजर्स की तरफ से नहीं सोचता है। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो लमसम में रहता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। वाइटल इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मिसिंग होता है। नो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, यह सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ बनता है, हम पहले बता दिए हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट्स शो ऑल द एसेट्स owned by a concern, all the obligation liability payable to outside or creditors and claim of the owners on a particular date, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। It is one of the important statement depicting the financial position or status of a strength of undertaking, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट्स का हम लोगों ने क्लास 11 में जो भी हम लोगों ने फॉर्मेट्स देखा है वह फॉर्मेट इस तरह का हुआ करता है। कम कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, नन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, और एसेट्स में नन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट। तो इस फॉर्मेट को हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन कंपनी बैलेंस शीट्स जो हम लोग बनाएंगे अंडर 2013 एक्ट के हिसाब से, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। तो वर्टिकल फॉर्मेट का ये इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट होगा। इसमें पर्टिकुलर नोट नंबर, करेंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग होगा। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं। जो चार पार्ट में बटा है, चार हेडिंग्स में बटे हुए हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। और एसेट्स दो हेडिंग में बटा है, नन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। चीज़ वही है, ओल्ड फॉर्मेट में जो है, न्यू फॉर्मेट में भी वही चीज़ है, लेकिन इसको वर्टिकल किया गया है, जो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में के हिसाब से, पार्ट 1 के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये तो मैंने सिर्फ हेडिंग दिखाया है, लेकिन इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ चार दिखाया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 हेडिंग्स और एसेट्स में 2 हेडिंग्स, ये हेडिंग्स है। और इसके अंदर भी आते हैं जिसको हम लोग सब हेडिंग्स बोलते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सब हेडिंग्स है। उसी तरह 2 नंबर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंडर में कुछ नहीं आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंडर में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब हेडिंग है। करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेडिंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये सब हेडिंग्स, तो हेडिंग्स होते हैं और सब हेडिंग्स होते हैं। उसी तरह नॉन करेंट एसेट्स में सब हेडिंग्स है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस एंड अदर करेंट एसेट्स। ये हमारा कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जैसे सी नंबर यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। 2 नंबर जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। 3 नंबर में जो बी नंबर और सी नंबर है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। जो नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर नॉन करेंट एसेट्स सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो जो नहीं है उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बैलेंस शीट को। सबसे पहले बैलेंस शीट्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में देख लिया था बैलेंस शीट, उसके लिए अलग से बैलेंस शीट बना के हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो वैसे भी एक बार देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है, इशूड शेयर कैपिटल आता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल आता है, पेड अप शेयर कैपिटल आता है। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, consideration other than cash, converted security into share, right issue, share reserved under contract commitment,
कॉल्स इन एरियर या कॉल्स अनपेड जिसको बोलते हैं उसको इसमें माइनस कर देते हैं और शेयर फॉरफीचर इसमें प्लस कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दे देगा शेयर फॉरफीचर, बोलेगा इसका हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। तो शेयर फॉरफीचर का हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड होगा। हेडिंग तो किसके अंडर में आता है? शेयर होल्डर फंड। और सब हेडिंग क्या है? तो सब हेडिंग इसका क्या है? शेयर कैपिटल है। तो हेडिंग और सब हेडिंग अगर बोलता है तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में, मतलब लायबिलिटी में 4 हेडिंग्स हैं, इक्विटी लायबिलिटी में हमारा 4 हेडिंग है और एसेट्स में 2 हेडिंग्स। जब भी हेडिंग बोलेगा तो ये 6 हेडिंग्स हमारे पास है और सब हेडिंग जो इसके अंदर में आता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट शेयर कैपिटल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जितनी भी चीज़ें जिसके साथ रिजर्व या रिजर्व फंड लगा हो वो सारी आइटम्स रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, जो भी स्पेसिफाइड नेचर का कोई भी रिजर्व हो इसके अंडर में आता है। सरप्लस, सरप्लस भी इसके अंडर में आता है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो गया, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसके अंडर में आएगा। डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द रिजर्व, ये सब भी सरप्लस में आता है। तो इस तरह हम लोग देखा कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है सी नंबर, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, और 2 नंबर भी सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब 3 नंबर जो हमारा है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हम ऐसा उधारी लिए हैं, हमने जो उधार लिया है वो 12 मंथ से अधिक के लिए जो लिया है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है? बॉन्ड, डिबेंचर आता है, टर्म्स लोन आता है जो हम बैंक से लेते हैं, चाहे अदर पार्टी से लेते हैं, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, इंस्टॉलमेंट पे अगर हमने कोई उधार लिया है तो वो भी आता है, डिपॉजिट्स अगर किसी ने हमारे यहाँ करके रखा है वो भी हमारा लायबिलिटी है, लोन्स इन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी वो भी हमारा लायबिलिटी है, लोन लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होने वाला कोई अगर ऑब्लिगेशन है तो वो भी हमारा लायबिलिटी है, अदर लोन एंड एडवांस, अगर कोई भी हो स्पेसिफाइड किया हो कि यह लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। तो नॉन करेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जितना भी चीज़ आता है उसका हेडिंग्स होगा नॉन करेंट लायबिलिटी और सब हेडिंग्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगला जो हमारा टॉपिक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सी नंबर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी सिलेबस में नहीं है। डी नंबर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है? दिस अमाउंट क्लास सेल बी क्लासिफाइड एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो हम पैसा बचा के रखे हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड हम रखे हुए हैं तो वो तो लाइबिलिटी है हमारा, क्योंकि एम्प्लॉय को पेमेंट करना है तो इसलिए उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रखा जाता है। अदर स्पेसिफाइड नेचर का कोई प्रोविजन फॉर वारंटी, हमने कोई सामान बेचा है 5 साल का वारंटी दिया हुआ है तो हमारे लिए वो 5 साल तक हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। अगर वो कोई सामान खराब होता है तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे करेंट लायबिलिटीज 4 नंबर। एक हेडिंग्स है करेंट लायबिलिटी, लेकिन इसके अंदर सब हेडिंग्स है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तरह ही होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 12 मंथ से कम के लिए होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर द बोरोइंग्स विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेशन साइकिल। द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या क्या आता है? लोन पेएबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन हमने जो लिया है जो हमें कभी भी पेमेंट करना पड़ सकता है। बैंक से हम ओवरड्राफ्ट लिया है भी कभी भी पेमेंट करना पड़ सकता है। कैश क्रेडिट लिया है हमने वो भी कभी भी पेमेंट करना पड़ सकता है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेएबल विद इन 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर पेएबल अगर कोई लोन है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है।
डिपॉजिट्स अगर 12 मंथ्स के कम के लिए है तो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। अदर लोन्स एंड एडवांस स्पेसिफाइड नेचर का है वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर में आता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो में दो ही आइटम आता है, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसके लिए इसको हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है। ट्रेड पेबल्स में सिर्फ दो आइटम आता है। ट्रेड पेबल्स में आता है बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद सी नंबर है अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? अदर करेंट लायबिलिटी में आता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट है लेकिन करंट उसकी मैच्योरिटी है तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। जैसे मैंने डिवेंचर इशू किया है 5 साल के लिए, तो जैसे 2020 में हमने डिवेंचर इशू किया है 5 साल के लिए, 2020 में वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन 2025 में वह 2024 में उसको मैच्योरिटी अगर हो रही है तो जिस साल मैच्योरिटी हो रही है वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि उसी साल उसको पेमेंट करना है। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी है। उसके बाद करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज वो भी अदर करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। बोरोइंग पे इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, बोरोइंग पे इंटरेस्ट एक्रूड है और ड्यू है तो देना पड़ेगा हमें, तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी हमने इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड हमने पे नहीं किया है, ड्यू है तो अभी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। इसके अलावा अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। डिपॉजिट्स पब्लिक ने आपके पास डिपॉजिट रखा है वो मैच्योर्ड हो गया है तो उसको देना पड़ेगा, तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद है अनपेड मैच्योर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। डिवेंचर मैच्योर्ड हो गया है लेकिन उसको पे नहीं किया गया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया गया तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। कॉल्स इन एडवांस, यहाँ ध्यान रखना है, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आ गया। कॉल्स इन एरियर जो आता है वह शेयर कैपिटल में आता है। अदर पेबल्स कोई भी स्पेसिफाइड हो जो किसी कैटेगरी में नहीं आता हो तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन विच आर एक्सपेक्टेड टू मैच्योर विद इन 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर अगर कोई प्रोविजन को मैच्योर करना है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में आएगा। जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अगर 12 मंथ के अंदर देना है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, 12 मंथ से अधिक देना है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। अदर स्पेसिफाइड नेचर का, अदर वुड इंक्लूड प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, वारंटी प्रोविजन एक्सेट्रा, दिस अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली स्पेसिफाइड नेचर देयर। तो इस तरह की कोई भी प्रोविजन होता है जिसको हमें 12 मंथ के अंदर पेमेंट करना है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहते हैं। नेक्स्ट है एसेट्स में हम लोग आ रहे हैं। एसेट्स के दो हेडिंग्स है, नॉन करेंट एसेट्स और दो हेडिंग्स है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। इसमें नॉन करेंट एसेट्स में बहुत सारे सब हेडिंग्स है। सबसे पहला सब हेडिंग है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स है जो टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट डिस्कस करेंगे। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसा एसेट जो दिखता तो है, ऐसे एसेट्स को हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स दैट कैन बी टच्ड एंड सीन आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। इसमें क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? द कंपनी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज पर पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और कोई भी जो भी दिखने वाला लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा वो टेंजिबल एसेट्स के अंदर में आएगा। उसको हम देखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जो हम लोग फिजिकली देख नहीं सकते लेकिन वो एसेट्स होता है, जैसे गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मार्कसेट, पब्लिशिंग टाइटल, माइनिंग राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रिसिप्ट, फार्मूला, मॉडल्स, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अदर स्पेसिफाइड नेचर। और भी कोई इंटेंजिबल एसेट्स होगा तो इसके अंदर में आएगा। इसके बाद 3 और 4 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये हमारे सिलेबस के सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बी नंबर सब हेडिंग डिस्कस करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी।
नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आता है, और दूसरा अदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? द ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी इन शेयर डिवेंचर। अगर कंपनी ने किसी शेयर या डिवेंचर में पैसा लगाया है, किसी और कंपनी के शेयर डिवेंचर में पैसा लगाया है, टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी, कंपनी ने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है, तो उसको हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डिवेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पार्टनरशिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कोई भी स्पेसिफाइड नेचर का हो। इफ डिवेंचर इज टू बी redeemed partly within 12 months and balance after 12 months, the amount to be redeemed within 12 months shall be disclosed on current and balance should be shown as non current। अब डिवेंचर आपने कहीं से खरीदा है, तो डिवेंचर पे 5 साल के लिए आपने खरीदा है, तो आप वो तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। लेकिन अगर वो मैच्योर होने वाला है, एक साल के अंदर उसका पैसा मिलने वाला है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस हमारे सिलेबस में। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस आर not expected to receive back in cash or in the form of assets within 12 month are known as long term loan in advance। आपने लोन इन एडवांस दिया है, लेकिन वो 12 मंथ के अंदर रिटर्न होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस सेल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन्स इन एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, other loans in advance specified nature। Capital advance are advance given for procurement of fixed assets which are non-current assets। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए अगर हम कहीं एडवांस देते हैं तो उसको कैपिटल एडवांस बोलते हैं। तो ये सारे लॉन्ग टर्म्स लोन्स इन एडवांस है। नेक्स्ट हमारा है अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? करेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ, उसको करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इसको तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे तब ये करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर बता दिया कि 12 मंथ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो करेंट इन्वेस्टमेंट होगा, और नहीं बताया है तो उसको नॉन करेंट ही मानेंगे। अब आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है, जैसे अगर आपका फैक्ट्री है तो आपके अंदर तो ये सारे स्टॉक्स होंगे, लेकिन फैक्ट्री नहीं, आप खरीद के बेचते हैं, तो उसमें जो स्टॉक होता है उसको हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपका फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाले छोटे छोटे स्पेयर्स पार्ट्स होते हैं, वो भी इन्वेंट्रीज के अंदर में आते हैं। लूज टूल्स, छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, तो वो भी इन्वेंट्री में के पार्ट में आते हैं। अदर स्पेसिफाइड नेचर। हेडिंग फिनिश गुड्स शुड कंप्राइज ऑफ ऑल फिनिश गुड्स अदर देन दोज एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। फिनिश गुड्स का मतलब सारे फिनिश गुड्स जो खरीदा नहीं गया है, बनाया गया है, उसको हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसमें दो ही चीज़ आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? एज डिफाइंड इन AS3, कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर शेयर टर्म्स highly liquid investment that are readily converted into non amount cash and which are subjected to an insignificant risk of change in the value। मतलब जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सके, या जो कैश ही है उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? बैंक में पैसा, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स, जो भी कैश में तुरंत कन्वर्ट होने वाला है
वह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। शॉर्ट टर्म्स लोन्स इन एडवांस, शॉर्ट टर्म्स लोन्स इन एडवांस, ऐसा हमने लोन किसी को दिया हुआ है जो हम जो 12 मंथ से कम के लिए दिया है, वो शॉर्ट टर्म्स लोन्स इन एडवांस में आता है। लोन्स इन एडवांस टू रिलेटेड पार्टी, अदर्स कोई भी हो सकता है। अलाउंस ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट लोन एंड एडवांस सेल बी डिस्क्लोज्ड अंडर द रेलिवेंट हेडिंग सेपरेटली। इसके बाद है अदर करेंट एसेट्स, जो और किसी कैटेगरी में नहीं आता है, वो यहाँ अदर करेंट एसेट्स में आता है। दिस इज ऑल इंक्लूडिव हेडिंग विच इनकॉर्पोरेट current assets that do not fit into any other assets category, the unbilled revenue, unamortized premium, on forward contract, prepaid expenses, dividend receivable, advance tax, ये सारी चीज अदर करेंट एसेट्स में आती है। कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो हम देख लेते हैं। लिस्ट मेजर हेड्स अंडर विच इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड प्रेजेंटेड इन द सब बैलेंस शीट्स ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट। मैंने कंपनी एक्ट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या हेडिंग्स हैं, मेजर हेडिंग्स क्या क्या है, तो मेजर 4 हेडिंग्स से पहले आपको बता चुके हैं कि मेजर 4 हेडिंग्स है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, ये 4 हेडिंग्स है। उसी तरह एग्जाम में पूछ सकता है कि एसेट साइड में जो आता है, जो एसेट्स है उसमें क्या क्या मेजर हेडिंग्स है। तो एसेट्स में 2 मेजर हेडिंग्स है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। तो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि सब हेडिंग बताओ, शेयर होल्डर्स फंड में आने वाले सब हेडिंग्स बताओ और नॉन करेंट लायबिलिटी में आने वाले सब हेडिंग्स बताओ। तो शेयर होल्डर्स फंड में आने वाले सब हेडिंग्स है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और सब हेडिंग्स नॉन करेंट लायबिलिटी में आने वाले क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि करेंट लायबिलिटी में आने वाले सब हेडिंग्स क्या क्या है बताओ। तो करेंट लायबिलिटी में क्या क्या सब हेडिंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसी तरह पूछ सकता है कि नॉन करेंट एसेट्स में आने वाले क्या क्या सब हेडिंग्स है। नॉन करेंट एसेट्स में आने वाले हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये हमारे हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, अदर नॉन करेंट एसेट्स। उसी तरह पूछ सकता है करेंट एसेट्स में आने वाले क्या क्या सब हेडिंग्स है। तो करेंट एसेट्स में आने वाले सब हेडिंग्स है करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करेंट एसेट्स। और एक तरह का क्वेश्चन आता है कि हेडिंग एंड सब हेडिंग्स पूछता है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स में कौन सा एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, तो नॉन करेंट एसेट्स है, तो हेडिंग हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स हमारा हेडिंग हो जाएगा। और सब हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हेडिंग्स है। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, लेकिन करेंट एसेट्स है, तो हेडिंग में हो जाएगा करेंट एसेट्स। और सब हेडिंग हो जाएगा, सब हेडिंग इसका हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। मोटर कार, मोटर कार हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स है, तो ये करेंट एसेट तो है नहीं, तो आएगा ये नॉन करेंट एसेट्स, हेडिंग में नॉन करेंट एसेट्स। और सब हेडिंग्स हो जाएगा इसका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं या टेंजिबल, फिक्स्ड लिख करके हम टेंजिबल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को तो राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ किस में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, तो हेडिंग हो जाएगा इसका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो रिजर्व है, तो रिजर्व है, तो इस हेडिंग हो जाएगा इसका शेयर होल्डर्स फंड। और सब हेडिंग्स होगा रिजर्व एंड सरप्लस। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड है तो पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, पब्लिक ने क्लेम नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी है, तो ये कौन सा लायबिलिटी है, तो ये करेंट लायबिलिटी है, तो सब हेडिंग हो जाएगा करेंट लायबिलिटी। और सब हेडिंग हो जाएगा अदर करेंट लायबिलिटी।
सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारा लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, हेडिंग्स इसका, और सब हेडिंग्स हो जाएगा ट्रेड पेएबल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग पूछा जाता है। इसी के साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।